तो कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? पौधों में क्या परिवहन। तो पौधों में कौन कौन सा भाग लिया था? एक था जाइलम और दूसरा क्या था? फ्लोएम। यानी जाइलम जो खनिज पदार्थ जल को क्या करता था? अवशोषित करने का काम करता था, और जो पत्ता में जो भोज्य पदार्थ बन जाता था, जो ऊर्जा बनता था, उस ऊर्जा को वितरित करने में कौन सा काम करता था? फ्लोएम। ठीक है ना। आज जो हम लोग पढ़ते हैं समझिएगा, आज जो आपका टॉपिक है क्या है? पौधों में पदार्थों का परिवहन की क्रिया विधि। समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहा था कि पौधों में जल, खनिज, लवण एवं खाद्य पदार्थों का परिवहन दो क्रियाओं के सहयोग से होता है। कहता है कि पौधों में ये जो आपका जल है, खनिज है, लवण है, खाद्य पदार्थ है का जो परिवहन होता है, कौन सा कितने क्रिया से? दो क्रिया से। जैसे श्वसन की क्रिया कितने क्रिया से होते थे? दो से, एक प्रश्वास और दूसरा क्या? उच्छ्वास। तो उसी तरह पौधों में जो परिवहन हो रहा है बच्चों, वो कौन सा दो क्रिया से हो रहा है? हाँ, एक है आपका क्या? स्थानांतरण, और दूसरा क्या है? वाष्पोत्सर्जन। स्थानांतरण का मतलब क्या? कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा। तो एक स्थान से दूसरे स्थान वो जाइलम में भी होता था और फ्लोएम में भी होता था। यानी जो एक तो खनिज, लवण वगैरह को क्या करता था? पत्ता तक ले जाता था। अब पत्ता में जो ऊर्जा बना है, हाँ, जो भोज्य पदार्थ बना है, किस रूप में? सुक्रोज के रूप में। उसका क्या करता है? पूरे पत्ता से क्या होता है? पूरे पौधा के हर एक भागों में क्या होता है? वितरित होता है। एक तो ये घटना होती है, तो कथा समझिएगा। कहता है इसके द्वारा स्थानांतरण के द्वारा, कहता है इसके द्वारा घुलित पदार्थों का चालन पौधों के एक अंग से दूसरे अंगों तक होता है। कहता है कि पौधों में जो मान के चले खनिज है, लवण है, जल है, या पौधा के पत्ता में जो भोज्य पदार्थ बना है, उसका जो स्थानांतरण क्या एक जगह से जो दूसरे जगह होता है, वो कौन सा विधि से? स्थानांतरण। दूसरा है वाष्पोत्सर्जन। दूसरा क्या है आपका? वाष्पोत्सर्जन। समझिएगा थोड़ा सा वाष्पोत्सर्जन। जैसे देखिए यहां पर जैसे स्थानांतरण है, जैसे हमारे क्या है? ये मिट्टी है, ये क्या है आपका? मिट्टी है, जहां से क्या चीज का? जल और किसका? खनिज का क्या हो रहा? अवशोषण हो रहा था। किस माध्यम से? जाइलम से। किस माध्यम से? जाइलम से। अब यहां पर क्या होता है? पौधा के पत्ता से क्या होता है? भोज्य पदार्थ बनता है। वहां से क्या होता है? सभी अंगों में क्या होता है? क्या होता है? वितरित होता है। और दूसरा जो है वाष्पोत्सर्जन, कहता है कि पौधों के वायवीय भागों से का मतलब क्या? कि जहां पर ऑक्सीजन उपस्थित होता है, यानी जहां से ऑक्सीजन क्या होता है? निर्गत होता है। तो पौधा में ऑक्सीजन कहां से निर्गत होता है? पत्ता से। किसके माध्यम से? रंध्र के माध्यम से, है कि नहीं? हम लोग पढ़े है ना कि पौधा में जो यहां पर वायवीय है, वायवीय का मतलब क्या? ऑक्सीजन। वायवीय का मतलब, अवायवीय का मतलब जहां पर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है। तो देखिए कहता है कि पौधों के वायवीय का मतलब क्या? कि पौधा का वैसा भाग जहां पर क्या? ऑक्सीजन क्या होता है? उपस्थित होता है। उन भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। समझिएगा। कहता है कि जिस छिद्र से ऑक्सीजन वायुमंडल में क्या होता है? निर्गत होता है, उसी छिद्र के माध्यम से जल भी इस वायुमंडल में क्या होता है? निर्गत होता है। और वही जल गर्मी के कारण वाष्पित होकर क्या होता है? ऊपर उठता है। एक तो वो जल होता है, और दूसरा क्या होता है? जो सतही जल होता है, जो गर्मी के कारण सीधे क्या होता है? वाष्प के रूप में बदलता है। अब यहां पर देखना है कि देखिए एक जो पौधा होता है, वो कितना जल को क्या करता है? उत्सर्जित करता है। समझिए थोड़ा सा। में देखिए कहता है कि मकई का पौधा, किसका पौधा? कहता दिन में 3 से 4 लीटर जल का क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन करता है। यानी वायुमंडल में क्या? जल को निकालता है। और ये जल क्या होता है? वाष्पित होकर कहां? वायुमंडल में जाता है।
अब देखिए, अब कहने का मतलब क्या, इसलिए ना कि हम लोग जब किसी भी पेड़ के निकट बैठते हैं तो वहां पर हमें ठंड क्यों महसूस होती है? सोचिए, सोचने वाली बात है कि किसी भी पेड़ के यदि नीचे यदि हम लोग बैठते हैं तो आखिरकार वहां पर ठंड क्यों महसूस होती है? खुले वातावरण में उतना ठंड क्यों नहीं महसूस होता है? तो इसका मुख्य रीजन यही है कि एक पौधा के नजदीक ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, पहला बात। दूसरा बात कि वहां पर जल का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। तो जिस एरिया में जल रहेगा वहां पर क्या होगा? ठंड तो लगेगी ना। एक नेचुरल पानी, अभी हमारा हाथ है, यदि पानी को ले आइए और पानी में हाथ डुबाइए तो आपको क्या लगेगा? ठंड लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों? क्योंकि आपके तापमान से पानी का तापमान क्या है? कम है। तो यहां पर जो पौधा के नजदीक जो है, जो जल जो होता है, इसके कारण वहां क्या होता है? वहां का तापमान क्या हो जाता है? घट जाता है। तापमान घटेगा तो वहां पर हमें क्या होगा? अधिक ठंड क्या होगी? महसूस होगी। इसलिए गर्मी के मौसम में क्या, हम लोग किसी भी पौधा के नजदीक जाते हैं तो वहां में क्या होता है? अधिक ठंड का अनुभव होता है कि नहीं होता है? अब कहता है कि सेब का पौधा एक दिन में कितना? 10 से 20 लीटर जल का वाष्पोत्सर्जन करता है। समझिएगा कि मकई का 3 से 4 लीटर, सेब का 10 से 20 लीटर वो पानी को क्या कर देता है? वाष्प के रूप में वायुमंडल में क्या कर देता है? निकाल देता है। तीसरा कहता है कि औसतन, औसतन का मतलब क्या? अब कोई पौधा क्या है, जैसे मकई का पौधा कम है और सेब का पौधा क्या है? अधिक है, तो इसका औसत निकाल लिया। तो कहता है कि औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में, अपने जीवन काल का मतलब क्या? कि जब से वो पौधा बीज से अंकुरित होकर पौधा का निर्माण हुआ है, तब से लेकर जब तक वो सूखा नहीं है, जब तक वो मरा नहीं है, यानी जब तक वो जीवित है, अपने भार का, अपने भार मतलब हर पौधा का भार होता है ना जी, वजन होता है कि नहीं होता है? कहता अपने भार का लगभग कितना? 100 गुना जल का क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन करता है। यदि कोई पेड़, समझिएगा, 20 केजी का है, और 20 साल क्या किया वो? जिया है, तो इस 20 केजी के कहता कि अपने भार का लगभग कितना? तो यदि 20 केजी है तो 20 को 100 से गुना कर दो, कितना हो गया? 2000 लीटर क्या करता है? वो जल क्या करता है? वायुमंडल में वाष्पित कर देता है, यानी क्या? उत्सर्जन कर देता है। ये था किसका? वाष्पोत्सर्जन का। तो वाष्पोत्सर्जन समझ गए कि क्या होता है? कि क्या होता है वाष्पोत्सर्जन? कि यहां पर जो पौधा में जो वाष्पोत्सर्जन जो क्रिया होती है, वह होती है कि जो जल खींचता है ना, इकट्ठा रहता कहां पर? पत्ता में। और सबसे ज्यादा किसी भी पौधा में किसकी संख्या अधिक होती है? पत्तों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। तो इसलिए प्रत्येक पत्ता से क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, जिसके कारण क्या होता है? इसलिए उसका कितना? लगभग 100 गुना, कितना? 100 गुना वो क्या करता है? पानी को, यानी जल को क्या करता है? वाष्प के रूप में क्या होता है? वायुमंडल में छोड़ता है। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए अगला जो आपका टॉपिक है समझिएगा। अगला है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। किसमें? पौधों में। किसमें? पौधों में। तो कहता है कि पौधे एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों का जलीय घोल के आने जाने को खाद्य पदार्थों का क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहते हैं। देखिए जिस प्रकार से हमारे शरीर में भी, आप लोग पिछले क्लास में हम लोग इस चीज का डिस्कशन कर चुके हैं कि हम लोग के जो शरीर में भी जो भोज्य ठोस रूप में खाते हैं, वो भी क्या होता है? लय के रूप में बदलता है, नहीं बदलता है? जिसको हम लोग क्या कहते थे? कायम कहते थे। कायम को भी वो भी जो और नीचे जो टूटता था उसको क्या कहते थे? चाइल्ड कहते थे। है कि नहीं? पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? तो उसी, वो भी क्या है? एक प्रकार का तरल है। तो पौधा में भी जो पदार्थों का जो परिवहन होगा एक जगह से जो दूसरी जगह जाएगा, वो किस रूप में? तरल पदार्थ के रूप में। किसमें? तरल पदार्थ के रूप में।
तो वही कहता है कि पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में, तो एक भाग से दूसरे भाग मतलब क्या, एक बार मतलब क्या, जड़ से पत्ती तक, और दूसरा क्या, पत्ता से पौधा के सभी भागों में, यही होगा ना। तो कहता है कि पदार्थों, कहता है कि खाद्य पदार्थों का जलीय घोल, इसमें जलीय घोल के आने जाने को खाद्य पदार्थों का क्या कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं। कहता है खाद्य पदार्थों एवं अन्य पदार्थों जैसे एमिनो अम्ल का स्थानांतरण पौधों में सदा 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 मतलब हमेशा अधिक सांद्रता भागों से, इसमें कम सांद्रता भागों की ओर होता है। और इसी के आधार पर देखिए दो नोट बनाए हैं, एक है अधिक सांद्रता भागों को संभरण शिरा कहते हैं, जबकि कम सांद्रता वाले भागों क्या कहते हैं, उपभोग शिरा कहते हैं। ध्यान रखना कि हमेशा अधिक सांद्रता वाले भाग से क्या होगा, कम सांद्रता वाले भाग की ओर क्या होगा, ऊर्जा का क्या होगा, स्थानांतरित होगा, यानी खाद्य पदार्थों का क्या होगा, स्थानांतरित होगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। और अधिक सांद्रता वाले भाग को क्या कहते हैं, संभरण शिरा, क्या कहते हैं, संभरण शिरा। और कम सांद्रता वाले भागों को क्या कहते हैं, उपभोग शिरा कहते हैं। कोई दिक्कत है इसमें। अब है आपका दूसरा क्या है, जंतुओं में परिवहन। तो अभी तक हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, पौधों के परिवहन के। और जब चैप्टर स्टार्ट किए थे कल, तो हम लोग क्या इसी यही पहला दो ही पॉइंट कि परिवहन कितने हैं, हमें इस चैप्टर में कितने हैं, दो, किनके के बारे में, एक पौधों में परिवहन पढ़ना है, दूसरा क्या, जंतुओं में। तो पौधों के परिवहन में हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोगों को पढ़ना किसके बारे में, जंतुओं के परिवहन में। तो समझिएगा जंतुओं में परिवहन, कहता उच्च श्रेणी के जंतुओं में, उच्च, जैसे हम लोग क्या है, उच्च श्रेणी के जंतु हैं। कहता है कि उच्च श्रेणी के जंतुओं में, समझिएगा, कहता है आपका क्या है, जंतुओं में परिवहन। आपको क्या कह रहा है कि उच्च श्रेणी के जंतुओं में, किसमें, उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है। कहता है कि उच्च श्रेणी के जंतुओं में जो परिवहन होता है वो क्या होता है, एक विशेष तंत्र के द्वारा होता है, जो ऑक्सीजन, किसको, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थ या अन्य उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है। तो देखिए हम लोग यहाँ क्या है, कहता कि ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं किस तंत्र से, श्वसन तंत्र से, है कि नहीं है। फिर कहता है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है किस तंत्र से, श्वसन तंत्र से ही। फिर है पोषक तत्व, यानी क्या, जो हम लोग भोजन जो ग्रहण करते हैं वो कौन सा तंत्र से, पाचन तंत्र से, है कि नहीं है। अब हमारे शरीर में हार्मोन का भी निर्माण होता है, हाँ, किसके द्वारा, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा, किसके द्वारा, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। और इसी हार्मोन के कारण जो ना हमारे शरीर में उम्र के साथ क्या होता है, बदलाव होते रहता है। जैसे बचपन में हमारे मूछ नहीं था, हाँ, मूछदार है। अब जैसे जैसे आप लोग बड़ा हो रहे हैं, अभी थोड़ा थोड़ा, हाँ, तो आप लोग को क्या हो रहा है, मूछें उत्पन्न हो रही है कि नहीं है। तो किसके कारण, हार्मोन। फिर कहता उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ का मतलब क्या, उत्सर्जी का मतलब क्या, हाँ, जो उत्पन्न हो रहा है। तो उत्पन्न हमारे शरीर में क्या हो रहा है, तो अपशिष्ट पदार्थ भी उत्पन्न होता है, लाभदायक पदार्थ भी क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो लाभदायक को तो हमारा क्या करता है, शरीर अपने अंदर क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, अंदर में अवशोषण कर लेता है, और जो बेकार चीज होता है उसको क्या कर देता है, बाहर निकालने का कार्य करता है। या अन्य उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है। इस तंत्र के तीन प्रमुख अवयव हैं। इस तंत्र के कितने हैं, तीन प्रमुख अवयव। कौन कौन, एक है रुधिर, हाँ, जिसको रक्त कहते हैं, खून कहते हैं, ब्लड कहते हैं। दूसरा है हृदय, जिसको हार्ट कहते हैं, हाँ।
और तीसरा क्या है आपका रक्त वाहिनियां। ठीक है ना, पहला है रुधिर यानी रक्त, दूसरा क्या है हृदय, और तीसरा क्या है रक्त वाहिनियां। मतलब क्या कि इस रक्त को ले जाने वाला और लाने वाला। हृदय में भी क्या आता है रक्त भी आता है और जाता है। तब ना आप लोग को बताए थे कि हृदय जो मेरा है वह एक क्या है पंप की तरह कार्य करता है। किसके तरह पंप की तरह कार्य करता है। कहता है कि इसके अतिरिक्त परिवहन के लिए लसिका तंत्र नामक तंत्र की भी है उच्च श्रेणी के जंतुओं में क्या होता है पाया जाता है। कहता है इसके अलावा भी एक होता है लसिका तंत्र जो जंतुओं के शरीर में क्या होता है पाया जाता है। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, रुधिर यानी रक्त के बारे में कि रक्त क्या होता है। कहता कि समझिएगा पहला क्या आपका रक्त या रुधिर, रक्त या रुधिर क्या होता है समझिएगा। कहता कि रक्त लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है। अब देखिए यहां पर हम लोग अम्ल भस्म क्षार पढ़े थे। हाँ, क्षारीय का मतलब क्या कि जिसका पीएच मान क्या हो 7 से अधिक हो, और जिसका पीएच मान 7 हो उदासीन, और जिसका पीएच मान 7 से कम हो वो क्या होता है अम्लीय। तो ऑब्जेक्टिव पूछता है कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है, और कितना बार ये ऑब्जेक्टिव में आ चुका है तो ध्यान रखिएगा कितना, कहीं कहीं 7.5 भी लिखा रहता है तो वो भी मार दीजिएगा। यदि 7.4 है तब तो उसी में मारिएगा, और जब 7.4 नहीं ऑप्शन दिया रहे 7.5 दिया रहे तो आप क्या कीजिएगा 7.5 में टिक मार दीजिएगा, कोई दिक्कत है। अब क्षारीय है तो क्षारीय का मतलब क्या, क्षारीय का मतलब क्या कि स्वाद में कैसा होगा, ये नमकीन होगा कड़वा होगा। जो स्वाद में कड़वा होता है उसको क्या कहते हैं क्षारीय कहते हैं। नमकीन तो तब होता है ना जब अम्ल और क्षार आपस में या अम्ल या भस्म आपस में क्या करता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर लवण और जल बनाता है। तो लवण नमकीन होता है, लवण नमकीन होता है, न कि क्या क्षार। क्षार तो अम्ल का पहचान क्या है जो स्वाद में खट्टा हो, और क्षार का पहचान क्या है जो स्वाद में क्या हो कड़वा हो, और उदासीन का मतलब क्या न उसमें अम्लीयता की पहचान गुण होगी और न ही क्षारीयता। इसलिए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है 7, क्या होता है 7 होता है। समझिएगा, कहता कि रक्त लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय जिसका पीएच मान कितना होता है 7.4 तरल पदार्थ है जो हृदय तथा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। कहता है कि जो हृदय और रक्त वाहिनी का मतलब क्या अभी पढ़ाएंगे आगे कि रक्त वाहिनी जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। हम लोग पीछे भी डिस्कस पिछले क्लास में भी कर चुके हैं कि रक्त वाहिनी का मतलब क्या, एक होता है धमनी, दूसरा शिरा और तीसरा क्या केशिकाएं। ठीक है ना, तो पढ़ेंगे हम लोग उसके बारे में भी। तो कहता है कि जो हृदय तथा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है यह अपने प्रवाह के दौरान रक्त दौरान शरीर के सभी ऊतकों का संयोजन करता है। संयोजन मतलब सभी ऊतकों से आपस में क्या करता है ये जुटने का काम करता है। जब जुटेगा नहीं तो ब्लड कैसे जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, जुटेगा तभी ना। मान के चलिए जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल टंकी लगाते हैं घर पे, तो जहां जहां हमको पाइप ले जाना रहता है यानी जहां जहां जल की हमको जरूरत होती है वहां वहां उस नल से उस टंकी को क्या किए रहते हैं जोड़े हुए रहते हैं कि नहीं रहते हैं। तो उसी तरह रक्त जो प्रवाह होगा तो हमारे शरीर में तो धमनी भी है, शिराएं भी है, केशिकाएं भी है, तो वो सब क्या होगा आपस में जुड़ेगा तभी ना एक दूसरे से क्या होगा जल क्या होगा तरल पदार्थ। तरल कौन सा तरल पदार्थ, रक्त का क्या होगा एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित होगा। संयोजन मतलब क्या आपस में जुटना। कहता कि संयोजन करता है इसलिए यह तरल संयोजी उत्तक भी कहलाता है। अब यहां भी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि रक्त कैसा उत्तक है, तो ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा संयोजी उत्तक। कैसा दिया रहेगा संयोजी उत्तक। क्लियर है।
अब कहता है कि रक्त की संरचना, यानी रक्त दो भागों में बटा होता है। एक होता है तरल भाग और दूसरा क्या होता है? ठोस भाग। एक होता है क्या? तरल भाग, और दूसरा क्या होता है? ठोस भाग। तो तरल भाग को क्या कहते हैं हम लोग? प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। तो चलते हैं हम लोग तरल भाग के बारे में जानकारी। तो आपसे कोई पूछेगा कि ब्लड जो है या रक्त जो है वो कितने भागों में बटा होता था? कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन? एक तरल और दूसरा क्या? ठोस भाग। अब देखिए तरल भाग क्या है। कहता है रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। और ये चिपचिपा होता है, इसलिए ना ब्लड जब निकल कहीं पर हम लोग के हाथ में कटता है तो ब्लड को जब छूते तो वो क्या? चिपचिपा, हल्का सा लस्सा की तरह रहता कि नहीं, चिपचिपापन। तो कहता कि प्लाज्मा हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है जो आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का लगभग कितना? 55% होता है। अब इसका कहने का मतलब क्या कि आयतन के हिसाब से क्या मतलब क्या कि यदि आपके शरीर में 5 लीटर कितना ब्लड है तो इस 5 लीटर का कितना प्रतिशत? 55%। बदल दीजिए, कितना हो गया? 25 25 और 2 27 बटा कितना? 100, यानी कितना? 2.75 लीटर क्या आपका? यानी 5 लीटर में 2.75 लीटर क्या आपका? प्लाज्मा है। 55% कहने का मतलब समझ लीजिए कि 55% कहने का मतलब कि यदि आपके शरीर में यदि 5 लीटर ब्लड है, ठीक है, तो उसका 55% क्या है? प्लाज्मा है। तो उसको 55 से गुना कर दीजिए, जो आपके शरीर में ब्लड है। आपके शरीर में 2 kg है तो 2 को 55 से गुना कर दीजिए, 100 से भागा दे दीजिए। क्लियर है ना? तो कहता है कि उसका 55% यानी 55% मतलब कितना? 2.75 लीटर क्या आपको प्लाज्मा है। तो बाद बाकी कितना बच गया? 2.25, तो ना 2.27, 5 को 2.25 से जोड़िए ना, 5 5 10 7 9 10, 2 2 4 1, 5 लीटर पुर गया कि नहीं पुर गया? यानी 2.75 आपका जो है लीटर वो आपका क्या है? प्लाज्मा, यानी तरल भाग है। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? ब्लड की संरचना समझ लीजिए कि ब्लड में क्या क्या होता है। और इसमें लगभग 90% जल होता है। यानी इस 2.75 लीटर का लीटर का कितना का 90% क्या है? जल है। समझिए कि 2.75 जो आपको लीटर ब्लड में जो प्लाज्मा है उसका 90% क्या है? जल है। तथा 7% उसमें क्या है? प्रोटीन है। 7% क्या आपका उसमें? प्रोटीन है। जबकि 0.9% क्या है? अकार्बनिक लवण। 0.18% क्या है? ग्लूकोज। 0.05% क्या है? वसा। तथा शेष अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं। समझ लीजिए कि हमारे ब्लड की जो संरचना है उसके प्लाज्मा भाग में क्या क्या होता है। तो प्लाज्मा का जो 55% भाग है किसका? ब्लड का। उस 55% का 90% क्या उसमें? जल है। यानी अधिकांश भाग क्या है? जल है। और बार बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड में, रक्त में जल की मात्रा कितनी है। तो रक्त में जल की मात्रा यहां से 90 मत ले लीजिएगा, ये प्लाज्मा का है, या यहां से मत ले लीजिएगा, ठीक है ना? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रक्त में जल की मात्रा कितनी होती, कितनी प्रतिशत होती है, तो वो हम लोग आपको पढ़ाएंगे। उसमें कितना होता है? 65% क्या होता है? जल होता है। रक्त की बात कर रहे हैं, पूरे रक्त का। हम यहां पूरा रक्त की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर रक्त का प्लाज्मा भाग की बात कर रहे हैं, ठीक है ना?
तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर तो हमको पढ़ा दिए क्या 90%। अरे भैया हम आपको 90% क्या पढ़ाए हैं? प्लाज्मा का पढ़ाए हैं, न कि रक्त का पढ़ाए हैं। क्लियर है? तो कहता प्लाज्मा कितना 90% क्या है? जल है, और 7% क्या है? प्रोटीन है। 0.9% क्या है? अकार्बनिक। 0.18% क्या है? ग्लूकोज। 0.5% क्या है आपका? वसा। और बाद बाकी जो शेष बचा वो सारा का सारा क्या है? कार्बनिक है। क्लियर है? कहता इसमें उपस्थित प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन कहलाता है, जिनमें प्रमुख क्या है? निम्न है, जैसे फैब्रिनोजिन, प्रोन्थोबिन, हिपैरिन। कहता है कि ये सभी ये रक्त को थक्का बनाने में सहायक होते हैं, क्योंकि जब भी हमारा शरीर का कोई भी अंग कटता है तो वहां से ब्लड का क्या होता है? स्राव होता है, निकलता है ना ब्लड। तो फिर आखिरकार कुछ समय के बाद ब्लड फिर रुक क्यों जाता है? वहां पर थक्का जैसे क्यों बन जाता है? समझ रहे हैं ना? इसी के कारण, ठीक है ना? इसके कारण कि उसमें जो प्रोटीन उपस्थित है, किसमें? प्लाज्मा में जो प्रोटीन उपस्थित है उसके कारण। इसके अलावा भी होता है, पढ़ना है, ठीक है ना? चलिए आगे क्या है इसका? ठोस भाग। दूसरा क्या है इसका? तो उधर 55 था, तो इधर क्या बचेगा अब? 45 है ना, क्योंकि 100% में कुछ होता है। तो कहता है कि ठोस भाग में लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं तथा रक्त पट्टिकाणु पाया जाता है, और यह आयतन के हिसाब से रक्त कोशिकाएं कुल रक्त का लगभग कितना? उधर 55 हो गया क्या? तरल, जिसको प्लाज्मा कहते हैं। इधर कितना? 45 क्या? क्लियर है? अब इसमें देखिए क्या क्या है। एक है लाल रक्त कोशिकाएं, दूसरा क्या है? श्वेत रक्त कोशिकाएं, तीसरा क्या है? रक्त पट्टिकाणु। तीनों के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। अब कहता कि लाल रक्त कोशिकाएं क्या है? कहता है ये रक्त का सबसे प्रमुख भाग होता है। कहता है कि ये जो लाल रक्त जो कोशिका है, यह रक्त का क्या है? प्रमुख। और इसमें हीमोग्लोबिन नामक क्या होता है? वर्णक पाया जाता है, और उसी के कारण हमारा रक्त क्या होता है? लाल दिखाई देता है। समझेगा? कहता है इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक पाया जाता है। यह भी प्रोटीन ही है, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? और इसी हीमोग्लोबिन के कारण, समझेगा, कौन सा हीमोग्लोबिन? इस प्रोटीन वर्णक को, कौन सा? किसमें? लाल रक्त। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? प्रोटीन वर्णक पाया जाता है, और उसी को क्या कहते हैं हम लोग? हीमोग्लोबिन कहते हैं। और उसी हीमोग्लोबिन के कारण हमारा रक्त क्या होता है? लाल दिखाई। क्लियर है? और आप लोग को पिछले क्लास में हम लोग ये भी डिस्कस किए हैं कि यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी बनाता है, और पुनः यही हीमोग्लोबिन उस ऑक्सी हीमोग्लोबिन से टूट करके ऑक्सीजन अलग कर देता है और हीमोग्लोबिन अलग करके पुनः ये हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से भी अभिक्रिया करता है। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं श्वसन चैप्टर में। अब कहता है, सुनिए, हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता, हीमोग्लोबिन के एक अणु की जो क्षमता है वो ऑक्सीजन के 4 अणु, ऑक्सीजन के 4 अणु के संयोजन की होती है। यानी हीमोग्लोबिन 1, ऑक्सीजन 4। समझिएगा? हीमोग्लोबिन 1 और ऑक्सीजन का कितना? 4 अणु आपस में क्या करता है? उसकी क्षमता होती है। तब ना कि हमारे शरीर में कम ऑक्सीजन भी जाता है, हाँ, तो हीमोग्लोबिन उसको क्या करता है? शरीर में पूरा करता है। और जब कम हो जाता है तो उसी के कारण क्या होता है? हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, क्योंकि पूर्ण रूप से उसको क्या ऑक्सीजन की प्राप्ति
नहीं हो पाती है। कहता 4 अणु के संयोजन की होती है। इसके इसी गुण के कारण इसे ऑक्सीजन का क्या कहा जाता है? वाहक भी कहा। वाहक मतलब लाने वाला और ले जाने, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाले को क्या कहते हैं? वाहक कहते। जैसे हम लोग टेम्पू से जाते तो हमारा वाहक क्या हुआ? टेम्पू। बस से जाते तो बस मेरा क्या हुआ? वाहक। हाँ, यदि हम रेलगाड़ी से जाते तो रेलगाड़ी मेरा क्या हुआ? वाहक का काम करता है। यानी क्या कि वो हमको एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है? पहुंचाता है। तो उसी तरह ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए कौन? यही हीमोग्लोबिन काम आता है। हीमोग्लोबिन का मतलब क्या? रक्त। हीमोग्लोबिन मतलब कहता है कि लाल रक्त कोशिकाएं शरीर में श्वसन गैसों का क्या करता है? परिवहन करता है। हम लोग पिछले चैप्टर में भी यही पढ़े थे, श्वसन तंत्र में पढ़े थे ना, कि रक्त जो है, और रक्त में कौन? हीमोग्लोबिन, जो एक जगह से दूसरे जगह क्या करता है? श्वसन क्रिया में गैसों का क्या? हाँ, ले जाने और लाने का कार्य करता है। तथा मनुष्य तथा मैमेलिया वर्ग के अन्य जंतु, मैमेलिया वर्ग का अन्य जंतु मतलब हाँ, जो शिशु का क्या करता है? जन्म देता है, उसको क्या कहते हैं? मैमेलिया वर्ग कहते हैं। हाँ, कहता है कि अन्य मैमेलिया वर्ग के अन्य जंतुओं के लाल रक्त कोशिका में न्यूक्लियस नहीं होता है। यानी हमारे रक्त में न्यूक्लियस किसमें? रक्त का किसमें? हीमोग्लोबिन में। रक्त के कौन सा भाग में? हाँ, हीमोग्लोबिन, यानी लाल रक्त कोशिका में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जबकि श्वेत में पाया जाता है। जबकि श्वेत में पाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियस मतलब समझता है ना? केंद्रक। बार बार न्यूक्लियस शब्द आ रहा है। केंद्रक, केंद्रक, केंद्रक। न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक नहीं पाया जाता है। दूसरा है श्वेत रक्त कोशिकाएं। दूसरा क्या आपका? कहता है ये अनियमित आकार की न्यूक्लियस युक्त, यानी न्यूक्लियस मतलब क्या? केंद्रक, हाँ, युक्त कोशिकाएं हैं। यानी इसका कोई आकार नहीं होता है। जिस तरह से अमीबा का कोई आकार नहीं होता, उसी तरह इसका भी कोई आकार निश्चित नहीं होता है। कहता इसमें हीमोग्लोबिन जैसे वर्णक नहीं पाए जाते। हीमोग्लोबिन पाया जाएगा तो इसका भी रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। इसमें हीमोग्लोबिन पाया ही नहीं जाता, जिसके कारण क्या है? नहीं पाए जाते, जिसके कारण ये रंगहीन होते हैं। इसकी संख्या लाल रक्त कोशिकाओं की अपेक्षा अत्यंत कम होती है। इसकी जो संख्या होती है वह लाल रक्त कोशिकाओं की अपेक्षा क्या होती है? काफी कम होती है। ये प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। प्रतिरक्षा का मतलब क्या? कि आपके शरीर को लड़ने की, किससे? आपसे नहीं, लोग से, रोग से, हाँ, बीमारी से, हाँ, लोग से नहीं, हाँ, रोग से, बीमारियों से क्या करती है? इसकी निर्माण करती है, प्रतिरक्षा करने की। प्रतिरक्षा का मतलब क्या? प्रतिरक्षा का मतलब क्या? किसी बीमारी से लड़ने की क्षमता क्या करता है ये? हाँ, आपके शरीर में मजबूती प्रदान करता है कि आपके शरीर में कोई बीमारी यदि उत्पन्न होने वाला है तो ये इससे लड़के उसको क्या करेगा? हराने का काम। और जब इसकी मात्रा कम होगी तो आप पे वो बीमारी क्या होगा? जल्दी अटैक करेगा। तीसरा है रक्त पट्टिकाणु। कहता है ये बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट्स भी कहलाते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है? रक्त को थक्का बनाने में क्या? सहायता करना। इसका मुख्य ही काम है क्या? रक्त को थक्का। जैसे हम लोग कुछ प्रोटीन भी था, हाँ, कुछ प्रोटीन भी था। किसका? अभी किसका प्रोटीन पढ़ा है जी? प्लाज्मा का। किसका? प्लाज्मा का। वो भी क्या होता है? हमारे शरीर में जब ब्लड कहीं कट फट जाता है तो जो स्रावित होता है उसको रक्त में थक्का बनाने में क्या करता है? मदद करता है। और रक्त पट्टिकाणु का भी कार्य क्या होता है?
कि ये हमारे शरीर में कहीं कट गया है, वहां से रक्त स्राव हो रहा है, तो उसको वो क्या करे, रोकने का काम करे। और इसमें सबसे ज्यादा कौन सा महत्वपूर्ण निभाता है, विटामिन के। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन के की मात्रा कम है तो उस व्यक्ति के शरीर कटने पर रक्त का स्राव जल्दी रुकेगा नहीं। ठीक है ना। ये था आज का क्या, हाँ, रक्त के बारे में।